हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। कल हम लोगों ने किया था सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था, उसके स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन ए, बी एंड सी कर लिया था तीनों सेट से, 1, 2 एंड 3 से। अब बचता है सेक्शन डी और ई, जो आज हम खत्म कर लेंगे। ये भी तीनों सेट्स का करेंगे। सबसे पहले सेट 3 का सेक्शन डी के सम्स देखते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन से दिया है सेक्शन डी का। लिखा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस 2 है, हाइट भी 2 है कोन का। लिखा है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और क्लियरली लिखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 हमको लेना है, तो ये ध्यान रखना। 22/7 आई गेस नहीं किए होगे आप लोगों ने। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। नाउ अब हम, ये बहुत इजी है सम, चलो सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका क्या आंसर आएगा। तो ये रहा उस सम का पूरा सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द टॉय बोला था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का हमने फॉर्मूला डाला, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ मालूम ही था, तो हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला था सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालो। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए पाई आर एल होता है, तो स्लैंट हाइट चाहिए, इसलिए मैंने पहले स्लैंट हाइट निकाल दिया। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट में आंसर आया 2√2, तो रूट को मैंने 1.414 लेकर के, एंड देन आंसर आया मेरा 2.828 सेंटीमीटर। अगर आपने रूट को पॉइंट में चेंज नहीं किया है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट में आपका आंसर आएगा। फिर मैंने पॉइंट में कर लिया, तो अभी सी एस ए हेमिस्फेयर और कोन का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल सॉल्व किया, और मेरा आंसर अप्रॉक्स में 42.88 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था सम, 5 मार्क्स का था फिर भी। नाउ 33 नंबर है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। इफ थ्रू 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 1 रो लेस, and if 3 students are less in a row, there would be 2 more rows. Find the number of students in the class. तो हम ये simultaneous linear equation का है, मतलब linear equation in 2 variables का सम। हम स्टूडेंट्स को x और रोज को y मान करके अपना सम करते हैं। तो यहाँ मैंने किया, लेट द नंबर ऑफ रोज को y ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x ले लिया, मतलब टोटल स्टूडेंट्स xy हो जाएंगे। नाउ बोला था अगर स्टूडेंट ज्यादा है 3 और रो कम है, तो यानी x+3 इंटू y-1 करे तो आंसर हमारा xy आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स 3 लेस है और रो 2 ज्यादा है, तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही अरेंज होंगे, xy। ये दो इक्वेशन बने, इसको हमने सॉल्व किया, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, उससे मेरा x आया है 9, y आया है 4। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा था, मतलब xy पूछ रहा था, तो 4 इंटू 9 36 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 34 का पार्ट ए और बी चॉइस में था, ये एपी का सम है दोनों ही। लिखा है पहला, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। मतलब a+2d और a+6d को ऐड कर दे, ऐसे 6 आता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो दोनों को ऐड करके 6 आता है, ये मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। a+4d इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू d के टर्म में निकाल दिया, 3 - 4d। दूसरा जो प्रोडक्ट है a+2d a+6d का, ये 8 है, इसको सॉल्व जहां तक कर सकते करो। उसके बाद में मैंने a की वैल्यू 3 - 4d यहाँ पे डाल दी और सॉल्व किया, तो d की वैल्यू आई d² 1/4, मतलब d की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ रही है। ना अगर d प्लस हाफ है तो a आ रहा है 1, अगर माइनस हाफ है तो a आ रहा है 5। तो हमको फिर नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ 16 टर्म्स दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर a 1 और d 1/2 है, तब सम ऑफ 16 टर्म्स 76 आ रहा है, और अगर a 5 और d माइनस हाफ -1/2 है, तो सम ऑफ 16 टर्म्स 20 आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आइदर 76 और 20। ओके, और नेक्स्ट जो था और वाला, लिखा है मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कंपटीशन इज 8 years।
It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the ages of the participants when seated in order of age have a common difference of 4 months. If the sum of the ages of all the participants is 168 years, find the age of eldest participant in the painting competition. तो हमको दिया हुआ क्या है? A मतलब फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 4 मंथ्स है, तो हम कॉमन डिफरेंस 4 नहीं लेंगे, 4 मंथ्स है, 4 इयर्स नहीं है, तो मंथ्स को ईयर में चेंज जरूर करना था। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये थोड़ा सा ट्रिकी सम था, अगर इसमें आप गड़बड़ कर दियो तो पूरे 5 मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो 4 मंथ्स मतलब 4/12 करके 1/3 डी आएगा और सम ऑफ एन टर्म्स 168 दिया है। पहले हमको एन ही निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तभी एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट मतलब लास्ट टर्म हमको nth टर्म निकलेगा। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास फॉर्मूला पता है, तो सम ऑफ एन टर्म्स है 168 है, ए हमारा 8 था, डी 1/3 आया था 4/12 करने से। सॉल्व किया तो मेरा एन देखो आ रहा है 16 या -63। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 16 आ गया। अब एल्डेस्ट मतलब nth टर्म निकालो, तो nth टर्म होता है a + n-1 इंटू डी। तो सारे वैल्यूज डाले हमारे, तो हमारा आंसर आ गया 13। मतलब जो एज था एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट का दैट वाज 13 इयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है इन द गिवन फिगर PA, QB and RC are perpendicular to AC. If PA is equal to X units, QB is equal to Y units, RC is equal to Z units, prove that 1/X plus 1/Z is equal to 1/Y. देखो इसको हमको सिमिलैरिटी से करते हैं। मेन चीज इसके अंदर ये है कि हम कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करें, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी क्या आ जाती है। देखो एक QBC और APC को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, दूसरा हम AQB और ARC को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर कंफ्यूज होकर के कोई AQP और QRC को सिमिलर प्रूफ करने लग जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके कैसे किया, ये कैसे प्रूविंग किया, लेट्स सी। देखो पहले CBQ CAP को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हमारा ये आ गया BC/AC इज इक्वल टू Y/X। फिर AQB ARC को सिमिलर प्रूफ किया, तो हमारा आ गया AB/AC इज इक्वल टू Y/Z। एडिंग 1/2 करते हैं हम, तो देखो कैसे सॉल्व हुआ ये सम, और बहुत इजीली हमारा ये आ गया जो प्रूफ करना था 1/X plus 1/Z इज इक्वल टू 1/Y। तो ये सम इजी है। मेन चीज है आप 2 बार सिमिलैरिटी यूज करोगे, और वो कौन से ट्रायंगल्स यूज किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सम है जो ऑप्शन वाला था। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. अच्छा, show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. देखो ये मैंने 2 ट्राइंगल बनाए ABC और PQR, AD और PM रेस्पेक्टिवली मीडियंस हैं। तो हमको दिया हुआ क्या है, ये पार्ट AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AD/PM। अभी ये लेफ्ट वाले जो ट्रायंगल है ABD और PQM को, इसको हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। AB/PQ दिया हुआ है इक्वल है, AD/PM भी दिया हुआ है इक्वल है, और BD/QM इक्वल हो जाएगा कैसे। देखो BD/QM क्या होता है, BC का हाफ अपॉन QR का हाफ, by 2 हटा दो, मतलब ये भी BC/QR के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पार्ट SSS से AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM इज इक्वल टू BD/QM। तो हमने SSS से ये प्रूफ कर लिया कि ABD और PQM सिमिलर ट्रायंगल है। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल लो ABC और PQR, जिसको सिमिलर प्रूफ करने बोला हुआ है। एक तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR दिया हुआ है, और क्योंकि ये लेफ्ट वाले दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि कोई भी एक एंगल, तो ये एंगल ले लें, एंगल B और Q, एंगल B और Q इक्वल है। इसका मतलब SAS से हमने प्रूफ कर लिया कि ये पूरा ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, ठीक है। ये भी इजी पार्ट था, पर अगर ये चीज दिमाग में आ सके कि ये BC/QR और BD/QM इक्वल है, तब ये सम जो है ये बहुत इजी होगा। ओके, नाउ आते हैं सेक्शन E में। केस स्टडीज हैं 3। पहला केस स्टडी जो है वो हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। लिखा हुआ है लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ बाय द सी वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय। वन डे अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर एट फ्रॉम द
and from the top of the lighthouse the angles of depression of the ship are observed to be 30 degree and 45 degree as it moves from point P to Q. हाइट ऑफ द लाइट हाउस दिया हुआ है 50 मीटर है. ओके तो इसका तो डायग्राम भी दिया हुआ है और डायग्राम के हिसाब से देखो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट Q वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. यानी कि एंगल Q 45 डिग्री है. ए बी क्यू ट्राइंगल में हमको ए क्यू की वैल्यू निकालनी है. तो देखो मैंने निकाला tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू. तो हमारा ए क्यू तो आ गया बहुत इजीली 50 मीटर, यानी जितना लाइट हाउस है उतना ही ए क्यू है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए एंड क्यू बी ए. पी बी ए पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ए 90 है, पी 30 है, तो बी निकाल लेते हैं. तो आया बी 60 डिग्री. और क्यू बी ए राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए 90 है, क्यू 45 है, तो भी निकाल लेंगे. ये आ गया 45 डिग्री. ओके नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू. यानी पी क्यू निकालना है. तो हमारा ए क्यू तो निकला हुआ है, हम पूरा ए पी निकाल लेते हैं, फिर ए पी में से ए क्यू माइनस कर लेंगे. ए पी मतलब tan 30 डिग्री लेकर के ए बी अपॉन ए पी करेंगे तो ए पी की वैल्यू आ जाती है. तो ए पी हमारा 50√3 मीटर आया. अब 50√3 से 50 माइनस करो, √3 का वैल्यू 1.732 डाल देते हैं, तो 36.6 मीटर हमारा आंसर आ गया पी क्यू. ठीक है, ये वाला पार्ट 36.6 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर. अच्छा ये ऑप्शन वाला था. शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए. 10 मिनट मतलब सेकेंड्स कितने हुए 600. ओके 600 सेकेंड्स में वो क्यू से ए आया, मतलब कि 50 मीटर ट्रैवल किया. तो एक सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, हम पहले मीटर पर सेकंड निकाल लेते हैं, फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में भी निकाल लेंगे. तो हमारा आंसर देखो मीटर पर सेकंड में 1/12 मीटर पर सेकंड आया था, किलोमीटर पर आवर में 0.3 किलोमीटर पर आवर हो गया. काफी इजी था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला जो था सम के इसमें सेट 3 में. नाउ केस स्टडी 2 है. ये मीडियन मीन का सम है. ओके लिखा है टेबल बिलो शो सब डिविजन्स वाइज सीजनल मानसून रेनफॉल इन 2023. रेनफॉल है, ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ सब डिविजन्स ये फ्रीक्वेंसी है. पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द मॉडल क्लास. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मॉडल क्लास है. 7 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी मॉडल क्लास 600 to 800 है. ओके ये तो आ गया बहुत इजीली. दूसरा बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा और फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन. मीडियन के लिए हमको एक और कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना पड़ेगा, और मीन के लिए हमको 2 और कॉलम बनाएंगे. एक तो एक्स के लिए मतलब इसका क्लास मार्क, और दूसरा फिर एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करके करने के लिए. तो ठीक है ये करके दिखाती हूँ मैं दोनों ही. तो ये रहा टेबल. देखो मैंने सारे कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला भी बना दिया और एक्स का भी बनाया और फिर एफ आई एक्स आई करके भी ऐड कर दिया. मीडियन का फॉर्मूला लगाया एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ. लोअर क्लास लिमिट एल मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n/2 कितना है 24/2 इज 12. 12 के हिसाब से हमारा 12 से ज्यादा नंबर जो है वो 600 to 800 वाले क्लास में है, यानी कि ये जो येलो से मैंने किया हाईलाइट ये मीडियन क्लास है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास के ऊपर वाला लेते हैं मतलब 7 लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास वाले लेंगे मतलब 7 लेंगे. सारे वैल्यूज हमने डाले. क्लास हाइट तो 600 to 800 मतलब 200 का क्लास हाइट है. सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 742.85 मिलीमीटर. आप पॉइंट में रखो या ऐसे फ्रैक्शन में रख सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे. नेक्स्ट मीन सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई होता है. तो एफ आई एक्स आई 18,600, एफ आई तो 24 था ही, डिवाइड किया तो 775 मिलीमीटर मीन रेनफॉल हुआ हमारा. ये आंसर हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था इफ अ सब डिविजन हैविंग एटलीस्ट 800 मिलीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड अ गुड रेनफॉल सब डिविजन, देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल. 800 और 800 से ज्यादा वाले गुड रेनफॉल के होंगे, यानी कि 4, 3 और 3 को ऐड करो 10 हो गया. तो 10 सब डिविजन अच्छा रेनफॉल का है. नेक्स्ट केस स्टडी 3. गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे. ओके बहुत इजी सम है ये तो आपके सेक्शन डी में जो 1-2 सम थोड़े से ट्रिकी थे, सेक्शन ई को पूरा कॉम्पोजिट कर दिया.
नाउ टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे मिला के 360 स्क्वायर मीटर है. विथ ऑफ द वॉकवे सेम लिखा हुआ है, एक्स है सब जगह. 12 मीटर बाई 10 मीटर का अंदर लॉन है. पहला क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे. टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे 360 है. ये 360 एक्स के टर्म्स में निकाले तो किसके इक्वल होगा? देखो ये जो विथ है ये x है, मतलब बाहर का पूरा लंबाई कितना है 12 में x और x मतलब 12 प्लस 2x. और वैसे ही जो विथ है वो 10 में x और x मतलब 10 प्लस 2x. तो हमको इसका लेंथ और ब्रेथ पता चल गया. बाहर वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं एरिया, तो हमारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा. तो 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x इज 360. सॉल्व किया जहां तक कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. तो पहले का तो आंसर यहीं तक छोड़ना था. सेकंड बोल रहा था सॉल्व करो टू फाइंड द विथ, यानी कि x फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो. तो सॉल्व किया तो x दो आए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 15. x कैन नॉट बी नेगेटिव तो x हम 4 मानेंगे, तो हमारा x का आंसर भी आ गया. ओके फिर और वाले में था, इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट of 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे. वॉकवे का एरिया जो है वो 12,000 अपॉन 50 करने से आ जाता, यानी कि 240 स्क्वायर मीटर आ जाता आंसर. और नेक्स्ट बोल रहा था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन. लॉन का तो 12 और 10 दिया हुआ ही है लेंथ और ब्रेथ, तो पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल लेते, दैट इज 44 मीटर. तो केस स्टडी तीनों ही काफी इजी थे. सेक्शन डी के हालांकि ये 5 मार्क्स वाला, ये 35 वाला पार्ट, और अगर ये ऑप्शन वाला तुम लोगों ने चूज किया था एपी का, तो ये 4 मंथ्स वाले जो था ट्रिकी, इसको ध्यान देते. अगर दिए हो तो ये ठीक हुआ है. बाकी इन दोनों में क्लियरली ए वाला ज्यादा इजी था. और ये तो ठीक था. 32 और 33 दोनों ही अच्छे थे, सम इजी थे. 32 तो काफी इजी था. तो सेक्शन डी और ई मतलब कि सेट थी तो हमने पूरा खत्म कर लिया. अब आते हैं दूसरे सेट्स पे. ओके तो स्टार्ट करते हैं सेट 2 का सेक्शन डी और ई. तो मैं डायरेक्टली सेक्शन डी पे ही आती हूँ. ये रहा सेक्शन डी. सेक्शन डी दैट इज 32 पार्ट ए और बी ऑप्शनल सम्स हैं. ये पहले नहीं किया था हमने सेट 3 में. तो चलो करते हैं, देखते हैं क्या सम है. ए में लिखा है एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स हुज nth टर्म इज 4 and the common difference is 2. अच्छा, if the sum of n terms of AP is minus 14, then find n, also find the sum of first 20 terms. easy sum है, long भली हो लेंदी हो बट easy sum है. तो करके दिखाती हूँ. तो ये चीज हमको दी हुई है. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना n/2 a प्लस l. l मतलब लास्ट टर्म. यहाँ n टर्म्स है तो nth टर्म इज द लास्ट टर्म 4. तो हमको n और a नहीं दिया हुआ है, ठीक है. हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं. n कॉमन लेके a प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28. दूसरा हमको दिया था nth टर्म 4 है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 है. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 या a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. अब ये a की वैल्यू हम नंबर 1 में डालते हैं. तो a की वैल्यू जब नंबर 1 में डाले तो हमारा n का वैल्यू आ गया. दो वैल्यू आ रहा है, n इज इक्वल टू 7 और माइनस 2. क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो हम n 7 लेंगे. ना नेक्स्ट बोल रहा था सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा हमने. n हमको पता है 20 है क्योंकि 20 टर्म्स चाहिए. सब पता है हमको. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला वैल्यूज डाली और हमारा आंसर आ रहा है 220. ओके. नाउ नेक्स्ट जो था ऑप्शनल सम एपी का, ये भी लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42. द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3. कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी. ये भी इजी सम है 5 मार्क्स के हिसाब से. तो देखो इसमें रेशियो दिया हुआ है 10th टर्म और 30th टर्म का, मतलब a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d 1/3 है. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया a इज इक्वल टू डी. मतलब a की जगह d या d की जगह a लिख सकते हैं. अब सम ऑफ 6 टर्म्स 42 था तो हमने फॉर्मूला डाला. तो हमने d की जगह a लिख दिया और सॉल्व किया तो हमारा a दैट इज फर्स्ट टर्म चाहिए था इसलिए मैंने d हटा दिया. अगर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा होता तो d रखते, a हटा देते. तो a की वैल्यू मेरी आ गई 2. फिर बोल रहा था 13th टर्म निकालो. तो 13th टर्म a प्लस 12d आया, दैट इज 26. ओके. नेक्स्ट मेंसुरेशन का सम है 33. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर.
It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो 1/4 वाटर जो है वो फ्लो आउट कर लेता है, यानी कि जो भी कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 जो वॉल्यूम है वो होगा टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स का वॉल्यूम। तो इस रिलेशन को हम यूज करके नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाल लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड बी एक्स। मेन हमारा फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे फ्लो करेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यानी 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। सॉल्व किया मैंने, हमारे पास सब कुछ था, सिर्फ x नहीं था, तो x की वैल्यू मेरी आ रही है 100, मतलब 100 नंबर ऑफ लेड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट 34th नंबर सम है, लिखा है अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% per annum and the rest at 15% per annum. His income at the end of the year is rupees 1900. If he had interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned rupees 200 more. मतलब उसका इनकम 2100 हो जाता। फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस। हम दोनों केसेस के x और y मान लेते हैं और दो इक्वेशन तैयार करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला इक्वेशन ये बना 10% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y इज इक्वल टू 1900। सॉल्व किया, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 38,000। दूसरा इक्वेशन हमारा आया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 42,000। दोनों को हम लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो हमारा आंसर आ रहा है y 6000 आ रहा है, x 10,000 आ रहा है। दोनों कितना कितना अमाउंट था वो अलग अलग आ गया, 10,000 6,000 रुपीज। नेक्स्ट सम नंबर 35 का a और b, मतलब जो ऑप्शन वाला भी सम है, ये दोनों ही सेट 3 में था। सेट 3 में मैंने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। यू कैन चेक द सम्स हाउ टू सॉल्व दैट। ठीक है, a और b दोनों ही किया हुआ है। अब आते हैं सेक्शन ई में। केस स्टडी 1 जो है ये मीडियन, मीन और मोड वाला है। ये सेम केस स्टडी जो थी ये सेट 3 में भी थी। केस स्टडी नंबर चेंज हो सकता है, ये शायद केस स्टडी 2 था, इसमें केस स्टडी 1 है। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। केस स्टडी 2 जो इसमें है वो सेट 3 का केस स्टडी 3 था, इसको भी मैंने सॉल्व किया है। यू कैन चेक दैट ऑल्सो इन सेट 3। और केस स्टडी जो 3 है इसका वो सेट 3 का केस स्टडी 1 था, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। मतलब सेक्शन ई एज इट इज सेट 3 में था, सेट 2 में भी वही है। और सेक्शन डी चेंज्ड है, खाली लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 35 ये सेम है सेट 3 और सेट 2 का। चलो, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं सेट 3 में। अब हम करते हैं सेट 1 का सेक्शन डी और ई। ओके, तो ये रहा सेट 1। सेट 1 का हम सेक्शन डी पे पहुंचते हैं सीधा, एबीसी तो हमारा सॉल्व किया हुआ ही है। ये रहा सेक्शन डी। सेक्शन डी के भी जो सम कर चुके हैं वो हम इसमें नहीं करेंगे। तो लेट अस सी, पहला सम ये नया ही है, ये हमने नहीं किया था, तो सेट 1 का ये पहला सम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इक्वल साइड दिया था 5/6 ऑफ द बेस, यानी a इज इक्वल टू 5/6 b। हमने बेस को b और इक्वल साइड्स को a ले लिया। तो और दूसरा दिया था पेरीमीटर 32 है, दैट इज a प्लस b इज 32, यानी 2a प्लस b इज 32। तो a की वैल्यू इसमें डालते हैं, तो इससे हमारा b आ गया 12, b आ गया 12, तो a आ गया 5, 6 और 12, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, नहीं तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते थे। और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से, तो आंसर आएगा आपका 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सम है 32 का ए और बी, ये दोनों ही हमने किया था, ये लास्ट सेट में ही किया था हमने। लास्ट सेट था या सेट 3 था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये हमने किया है सेट 3 या सेट 2 किसी में से तो किया है हमने ये। और 34 का ए और बी ये दोनों भी सेट 3 में हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो 35 है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ये जो पर्टिकुलर सम है ये हमने अभी किया है सेट 2 में, तो यू कैन चेक दैट आउट।
तो यानी कि सेट डी का एक सम खाली अलग था, बाकी सारे सम सेट 3 से या सेट 2 से मिलते-जुलते थे। सेक्शन ई का केस स्टडी 1 जो है, ये सेम सम है सेट 2 में और सेट 3 में यही सम आए थे। आप चेक कर सकते हैं, उसके आंसर हमने सॉल्व किए हैं। केस स्टडी 2 जो है, ये भी हमने सॉल्व किया था सेट 3 में, मतलब पहले एकदम सॉल्व किया हुआ है ये, उसका ये क्वेश्चन केस स्टडी 1 था, ये मैंने सॉल्व किया है। और केस स्टडी 3 ये भी सेम है, यानी सेक्शन ई एज इट इज सेट 1, 2, 3 में सेम है, इसका भी मैंने आंसर करवा दिया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड का मतलब मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए एंड आप टैली कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको ऑलमोस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। याद रखिए, ये बोर्ड की चेकिंग होती है जो काफ़ी टफ नहीं होती। बोर्ड की चेकिंग में स्टेप मार्किंग भी होती है और अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो वो मार्क्स आपको मिलेंगे स्टेप मार्किंग। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 0-0 मिल जाएंगे, कोई थोड़ा सा भी सम रॉन्ग हुआ तो। बस नीटनेस चाहिए, फॉर्मूलाज लिखिए और आपका अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ भी है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। पूरे नहीं तो कुछ कम कटते हैं, ज़्यादा नहीं कटते। तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपके एग्जाम कैसे हुए। अब मैं मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर भी लेके आऊंगी, जिनके बेसिक का एग्जाम हुआ है, बेसिक का जो पेपर दिया है उनका सॉल्यूशन उनको भी देखना होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बेसिक किया है, मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर दिया है, तो आप उनको कह सकते हैं कि दे शुड चेक आउट दिस चैनल, यहाँ पे बेसिक के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।